In states of matter, we were reading about speeds of molecules. ठीक है, various speeds of molecules and kinetic energy of molecules. टॉपिक का नाम लिखिए. Kinetic energy and molecular speeds. Kinetic energy and molecular speeds. पहला पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब काइनेटिक एनर्जी अगर आप एक एक मॉलिक्यूल्स का पढ़ने के लिए जाओ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. इसलिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जब हम स्पीड यूज करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड. ठीक है, तो उस पॉइंट्स को हम दोबारा रिपीट करके लिख लेंगे. बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है, and different kinetic energy of each molecule, study of kinetic energy of each molecule is difficult. Therefore, we introduce the concept of average speed and एवरेज स्पीड जब आप यूज करोगे तो मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, दैट विल बी एवरेज काइनेटिक एनर्जी. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना. बचपन से हम एवरेज निकालना सीखे, तो बचपन से अगर हम एवरेज निकालना सीखे हैं तो मान लो मेरे पास 5 मॉलिक्यूल्स है, तो 5 मॉलिक्यूल्स का एवरेज क्या होगा? 3 ही कर लेते हैं. वैसे ही मान लो अपने पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो n मॉलिक्यूल्स का एवरेज क्या होगा? तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. मान लो आपके इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके गैस में, तो हर का स्पीड ऐड करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे. दिस इज हाउ एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड. हाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड? ऐसे n मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा डिवाइडेड बाय. ठीक है, now under this section, kinetic energy and molecular speeds, we will be learning about 3 kinds of speeds. एक तो ये रहा. ठीक है, we will be learning about, देखो बहुत तरीके के स्पीड्स होते हैं फिजिक्स में कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, जो अपने सिलेबस में है वो 3 तरीके का स्पीड है.
तो वो 3 तरीके के स्पीड को हम पढ़ लेंगे और मैं आपको तरीका बता दूंगा कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पीड्स। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, UMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। And the last one, root mean square speed, URMS। ठीक है, नाउ दिस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड possessed by maximum number of molecules, speed possessed by maximum number of molecules। ठीक है, एवरेज स्पीड आपने फॉर्मूला देखा एवरेज स्पीड का, U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक है, ये बचपन से आप पढ़ रहे हो, ये आपके लिए नया है। दिस इज URMS। घबराना नहीं, वो मैं सिखा दूंगा आपको कैसे लिखते हैं। पहले लिखो। ठीक है, नाउ फॉर्मूला फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज गिवन बाय, for a gas is given by 2RT by m, 2RT by m। चलो इसके आगे कहानी आप करोगे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो आरटी के जगह आप क्या लिखोगे? पीवी। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो आरटी की जगह क्या लिखोगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। और एक इक्वेशन हमने ये भी पढ़ा था जब मैंने आपको डेंसिटी पढ़ाई थी, याद है? ये याद होगा आपको तो, Pm इज इक्वल्स टू डी आर टी। कैन यू रिप्लेस दिस? यहां पर आप इस चीज को रिप्लेस करके डेंसिटी के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, या फिर छोड़ो ये हटाओ, इतना मत दिमाग लगाओ, ज्यादा हो जाएगा, यहीं से कर लो। कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज लाइक दिस?
वॉल्यूम उतार कर नीचे रख दो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। याद ये वाला नहीं रखना है, वो तो मैथ्स के लिए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का क्लास 11 और 12 के सिलेबस में कोई तरीका नहीं सिखाया गया है, ठीक है। एज पर सिलेबस निकालने का तो ये भी आप निकाल सकते हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को याद करेंगे कि ये 2RT अपॉन एम नॉट होता है। ना, फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, this average speed is given by 8 by pi RT by m naught, 8 by pi RT by m naught। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 8 by pi PV by m naught and 8 by pi P by D। URMS is given by 3RT by m naught, 3 PV by m naught, 3 P by D। दूसरा और तीसरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज को ये केमिस्ट्री में है और अगले साल अल्टरनेटिंग करंट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फिजिक्स में भी ये चीज दिखेगा, एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका, ठीक है। तो अभी घबराने वाला बात नहीं है, अभी दिमाग में सब जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? बचपन से क्या सीखते आए, सारे मॉलिक्यूल्स को जो जिस भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही सीखा हमने 11 में। किसी भी चीज को जब आप ऐड करते हो और वो चीज जो ऐड हो रही है उसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हो आप मैथ्स में? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, समेशन। समझ आती है ये चीज? तो सिमिलरली मुझे अगर एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी निकालना है, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? ऐड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। यही है। ऐड का मतलब मैथ्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी जब आप लिखोगे तो बेसिकली वैल्यूज को क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने वैल्यूज हैं। इस तरीके से हम याद रखते हैं कि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है। जिस वैल्यू का आप एवरेज निकाल रहे हो उसका ऊपर पर इंटीग्रेशन, और कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसका नीचे में इंटीग्रेशन।
मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल देकर बताऊंगा अभी। सपोज आपको किसी एक मॉलिक्यूल का स्पीड दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, से फॉर एग्जांपल एट, एक मॉलिक्यूल का, वन मॉलिक्यूल, टाइम टी के साथ मुझे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, से फॉर एग्जांपल 0 to कैपिटल टी सेकेंड्स में सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज स्पीड निकालना है। तो मैं क्या करता, बेसिक से क्या करता, जितने भी मॉलिक्यूल्स मुझे दे रखे होते मैं सभी को क्या करता, ऐड करता और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करता। तो उसी को देखो, सोचने का तरीका क्या है कि आपको जो ये, मुझे इसका एवरेज स्पीड निकालना है सभी का, टाइम के साथ पूरा इंटीग्रेट कर दो। तो टाइम के साथ अगर पूरा आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबका सम। कितने टाइम इंटरवल में, 0 to, और इतने ही टाइम इंटरवल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप एवरेज निकालते हो किसी भी क्वांटिटी का। अभी नहीं है, ट्वेल्थ में है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी बस सीख के रखना है कि एवरेज टाइप की भी कोई क्वांटिटी होती है, इसको ऐसे निकालते हैं। ये जो भी मैं लिख रहा हूं 11 में नहीं है बेटा, ठीक है, बस समझाने के लिए, बस याद करवाने के लिए, कम से कम फॉर्मूला याद हो एवरेज का। एवरेज इज फंक्शंस टाइम्स dt डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रल 0 to रूट मीन स्क्वायर। तो इसको लिखते कैसे हैं? किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको रूट मीन स्क्वायर निकालना है तो पहले उस क्वांटिटी का करो स्क्वायर। स्पीड का निकालना होगा तो क्या करोगे, मान लो तुम्हारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो तीनों का करो स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इस स्क्वायर का मीन निकालो। स्क्वायर का मीन क्या होगा, और लास्ट उसका क्या ले लो, रूट। उसका क्या ले लो, रूट। बहुत कम को ये फंडा पता होता है बेटा, रूट मीन स्क्वायर का मतलब, बहुत कम लोगों, लोग बोलते हैं याद कर लो, ए होता है। ठीक है, ऊपर पर फिर से देखो, ऊपर पर क्या है, इस बार क्या ऐड हुआ है, स्क्वायर्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में रूट मीन स्क्वायर को अगर मुझे लिखना रहे तो कैसे लिखोगे, फंक्शन का स्क्वायर dt, और नीचे तो अभी भी वही है। अगेन बगल में नोट कर लेना, क्लास 12 के लिए। ऐसा करते ही क्यों है, फालतू काम, फालतू काम नहीं है बेटा। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली जब आप मॉलिक्यूलर लेवल्स पर मॉलिक्यूल्स को एनालाइज कर रहे होते हो तो कभी कभी कुछ स्पीड्स जो होती हैं, ठीक है, उसी को देखकर हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है,
बाकी सारा पढ़कर एनालाइज करने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। इसलिए 3-4 तरीके के स्पीड्स को देखकर हम मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर बिहेवियर को हम पढ़ पाते हैं, इसीलिए ये सारे कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है। अब जैसे रूट मीन स्क्वायर, हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई आता है ना, कितने का आता है, 220 वोल्ट का आता है, अगर आपने सुना हो तो वो 220 वोल्ट क्या है, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू जो हमारे घर में आता है। पीक वैल्यू इज उससे ज्यादा। तो हर जगह पढ़ने में चूंकि आसान हो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है सबका साथ में, सीखना है जब है ही आगे सिलेबस में, तो अभी से कल ही फॉर्मूला याद करके रखेंगे और क्या करेंगे। ये कैसे आया होगा, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया होगा, तो यहां देखो, तुमने काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखा, ठीक, डिराइव सिलेबस में नहीं है। काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखा 3 PV डिवाइडेड बाय ml, यही लिखते। पहले वाले का यूआरएमएस, ऐसा आप क्या करते, दूसरे वाले का यूआरएमएस लिखते 3 PV बाय ml, तीसरे वाले का लिखते 3 PV बाय ml। ऐसा करते करते जब आप उसको इंटीग्रेट करके ऐड करते ये या फिर ये, तो आपको ये रिजल्ट मिलता। तो इंटीग्रेट करके वो आया है, हर मॉलिक्यूल का इंटीग्रेट। सिमिलरली ये वाला रिजल्ट, आरएमएस के लिए ये वाला रिजल्ट, तो हर मॉलिक्यूल का इंटीग्रेट करके आपने ये रिजल्ट को पाया है। तो उतना हम मैथ्स में नहीं जाते हैं, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं, याद कर लें। तो ये है पूरा इस चीज का थ्योरी, और ये सारी चीजें हमें याद रखनी होती है। आया कैसे कोई नहीं पूछने वाला, और वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, इंटीग्रेशन। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है इन तीनों पे, वो ये देखना कि इफ वी वांट टू कंपेयर दीज थ्री, इसके अंदर रूट में क्या है बेटा, 2 दिख रहा है, आर टी बाई एम नॉट, आर टी बाई एम नॉट यहां भी है, आर टी बाई एम नॉट यहां भी है। इसके रूट में क्या है, 8/पाई, इसके रूट में क्या है, 3। तो कैन वी कंपेयर कि कौन सी स्पीड ज्यादा होगी कौन सी कम। ऑर्डर में √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। 8/पाई का वैल्यू कितना होगा, ये निकाल सकते हो आप, रफ रफ वैल्यू 8/पाई, रफ वैल्यू जो भी होगा 2 से ज्यादा होगा, बट 3 से कम होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है 3.14। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1.414 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। तो अगर हम तीनों स्पीड्स का कंपैरिजन करें, ये याद रखना है, एग्जाम में ये आता है। कोई आपसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछेगा कि भाई यूएमपीएस कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, अब ये 3 स्पीड्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, सिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा पढ़ाने का जरूरत क्यों पड़ा, बिकॉज एक थ्योरी वाला पोर्शन है जो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
molecular speeds. Distribution of molecular speeds. According to Maxwell-Boltzmann, distribution of speed. इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड हम पढ़ते हैं 11th-12th में. यहां पर भी नोट करके लिख लीजिएगा. क्लास 12 में भी है ये. केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में, मतलब चैप्टर 3 केमिस्ट्री. तो चूंकि ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, इनके कुछ डायग्राम्स होंगे, उनको पढ़ने और उनको याद करने. तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या पाया. ड्रॉ हो गया. ये थोड़ा सा रटना है, थोड़ा सा सीखना है. सीखने वाला पोर्शन ये है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो आपने वाई एक्सिस पर लिखा है, इसका क्या मतलब है. तो मान लीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स, उनमें से आपने 60 मॉलिक्यूल्स को उठाया. तो व्हाट इज योर फ्रैक्शन. 60/100. इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 0.6, मतलब 6 आउट ऑफ 10. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस विल बी योर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. What was the definition of UMPS? डेफिनेशन देखो. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्पीड possessed by what? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो अगर मुझे यहां पर जो स्पीड लिखना पड़ा, तो यूएमपीएस, यू एवरेज और यूआरएमएस, कौन सा लिखेंगे. 3 स्पीड पढ़ा ना, क्या लिखना चाहिए मुझे. वो दिमाग में डेफिनेशन चलाओ यूएमपीएस का. स्पीड possessed by what? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखना ध्यान से.
अगर मान लो तुम इस पॉइंट पर ग्राफ को कट करते हो तो यहां पर फ्रैक्शन कम है, या है ना, या फिर ज्यादा एज कंपेयर टू दिस, कम। यहां पर फ्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। अगर फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है, मोर द फ्रैक्शन मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर, इस ग्राफ के इस पॉइंट पर स्पीड लिखना पड़े तो मैं कौन सा स्पीड लिखूंगा, दिमाग में हमारे क्या चलेगा, यूएमपीएस इंप्लाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस ग्राफ पर मैक्सिमम कौन सा होगा, जहां पर फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन पर हमने स्पीड का वैल्यू क्या लिखा, यूएमपीएस। नाउ आफ्टर मेकिंग यूएमपीएस, कैन वी मार्क यू एवरेज एंड यू आरएमएस ऑन दीज वैल्यूज। रफ यू एवरेज और यू आरएमएस मार्क कर सकते हैं, बोलिए, सोचकर आपने पढ़ा ये चीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू एवरेज, more than UMPS. What is the value of URMS? More than U average. तो अगर मुझे U average मार्क करना रहेगा तो U average किधर मार्क करूंगा मैं, इसके लेफ्ट में या इसके राइट में, राइट। और मुझे URMS मार्क करना रहेगा तो मैं कहां मार्क करूंगा, इसके राइट। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वैसे फ्रैक्शंस या वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड एवरेज स्पीड होगी, वैसा फ्रैक्शन कम आएगा। वैसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड आरएमएस वैल्यू के बराबर आएगी, वैसा फ्रैक्शन कम आएगा। ठीक है, अब इस ग्राफ के बारे में थ्योरी वाली चीजें लिखी। अच्छा ये बोलो, ये कर लोगे, सिंपल सा चीज, यही कंपैरिजन करने आता है कि भाई बताओ यूआरएमएस का फ्रैक्शन कितना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा। यहीं पर ये कम से कम लिख लो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, URMS is greater than U average, is greater than UMPS, but fraction of molecules will be more, fraction of molecules will be, fraction of molecules having RMS speed will be least. इसका मतलब लिखना है तो मतलब भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, लिख ही लो यार, लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसी तरह फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज स्पीड, और लास्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आरएमएस स्पीड। ठीक है, अच्छा इसको यूएमपीएस क्यों मार्क किया था, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन। तीन स्पीड्स आपने पढ़ी। लेट्स सी आप उसके बेसिस पर कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन लिखिए। In a container, there are 10 molecules. फर्स्ट मॉलिक्यूल ना होता नहीं है, बस मैं बना रहा हूं आपके लिए कि आप समझें। इसको चेंज कर लेना सिक्स्थ मॉलिक्यूल का। ठीक है, चलो। क्वेश्चन इज, टेल मी UMPS फॉर दिस सिस्टम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखें क्या सीखे आप। इसके बाद इसका थ्योरी लिख दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। हो गया। तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? स्पीड possessed by मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तो काउंट करो, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो 10 में से 5 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आएगा? कैलकुलेट यू एवरेज। कितना आया? सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10। ऐड करके क्या पाओगे? ये आया आपका आंसर। कैलकुलेट यूआरएमएस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन सीख जाओगे। मैं ऐसा करता हूं, मैं यू एवरेज को पूरा प्रोसेस से लिख देता हूं, जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए।
अटपटा सा है, घबराना नहीं है उससे बस। 1 2 3 4 5, 9 5 45, 4 4 8 1 9, 54, 254/10, रफली स्क्वायर रूट ऑफ 25.4। अरे बात बहुत सही बन गया है सवाल। रफली 5 के बराबर। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए, ये सब शायद ही पढ़ाया जाए, शायद। है तो कुछ भी नहीं, खाली पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट होता है। अच्छा, इस कर्व के बारे में 4 5 लाइन लिख लेंगे हम। फिर से कर्व ड्रॉ करके 4 5 लाइन लिख लेंगे, कम से कम पता तो रहेगी क्या है ये। पहला लाइन, इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर स्पीड्स। सेकेंड पॉइंट, कर्व को देखकर आप बताएंगे। एक बात बताओ, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स या फिर परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी स्मॉल स्पीड, ज्यादा है या कम? ग्राफ देख के बताओ। स्मॉल स्पीड, फ्रैक्शंस क्या है? कम। दिख रहा है? स्मॉल स्पीड मतलब ये फ्रैक्शन विल बी लेस। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड, वो भी कम। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड, नोट कर लीजिए। इज लेस, maximum in the curve represents speed possessed by maximum number of molecules and is known as most probable speed।
ये सारी कहानी 5 नंबर पॉइंट को पढ़ने के लिए है, क्योंकि वही काम की चीज है केमिकल काइनेटिक्स में। दिस कर्व varies with temperature and molecular mass of the gas. This curve varies with temperature and molecular mass of the gas. These two topics are important. So variation of distribution curve with temperature, assuming MO to be constant. तो जब आपने MO को कांस्टेंट मान लिया, what does this mean? Same gas at different temperature is being compared. अरे मॉलिक्यूलर मास अगर सेम है तो गैस नहीं बदल रहे हो ना, गैस बदलोगे तभी मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। ड्रॉ करिए कर्व, पहला कर्व ड्रॉ करिए जैसे बनाते हैं। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन क्या करोगे, है एग्जाम किताब में तो क्या करें, नहीं पढ़ाएं, छोड़ थोड़ी देंगे। पूरा एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर हम एक टेम्परेचर पर इसको बनाए, लेट दैट टेम्परेचर बी T1, now suppose same curve is to be drawn at temperature T2 such that T2 is greater than T1, such that T2 is greater than Tn, then what will happen? ध्यान रहे पीक नीचे है, ये पीक नीचे है, ये पीक ऊपर है। Question: compare UMPS at T1 and UMPS at T2. हो गया, दिख रहा है? तो दिस इज UMPS at T2. This is UMPS at T1. एकदम क्लियर कट है। दिस इज मोर, दिस इज मोर।
कंपेयर FMPS at T1 and FMPS at T2. एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये भी. FMPS at T1 is as compared to FMPS at T2. यहां पर एक नोट बना के लिख लीजिए. सेम इज ट्रू फॉर, मतलब वो सवाल नहीं लिख रहे हैं, आपसे पूछे एवरेज स्पीड कंपेयर करो दोनों का, वही होगा. आरएमएस स्पीड कंपेयर करो दोनों का, वही होगा. सेम इज ट्रू फॉर यू एवरेज एंड यू आरएमएस. Now the explanation for this. Can you think an explanation for this? सोच सकते हो आप क्यों हुआ होगा ऐसा? सॉलिड को अगर आप हीट करो क्या चीज में कन्वर्ट होगा? लिक्विड्स. लिक्विड को हीट करो क्या चीज में कन्वर्ट होगा? गैसेस. हीट करने का क्या मतलब हुआ बेटा? टेम्परेचर बढ़ाना. ये बोल सकते हैं हम सॉलिड में ज्यादा स्पीड है मॉलिक्यूल्स का या गैस में? गैस. तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे ही मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी. बढ़ रही है. ठीक है. अच्छा एक पॉइंट और लिख लो यार इसमें. 6 area under the graph gives total of each fraction. Area under the graph gives total of each fraction. मतलब summation of all fractions. Summation of all fractions. So summation of all fractions will be equal to what? 1. 1 से ज्यादा तो परसेंटेज हो नहीं सकता 100% से ज्यादा. ठीक है. अब ध्यान से सुनेंगे बात. तो अगर तुम ग्रीन वाले का एरिया निकालो या रेड वाले का एरिया निकालो दोनों क्या होगा? सेम. इसका भी फ्रैक्शन जुड़कर क्या देगा? 1. इसका भी फ्रैक्शन जुड़कर क्या देगा? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ग्रीन वाले के लिए ग्रीन कलर से लिख दिया मैंने और रेड वाले के लिए रेड कलर से लिख दिया. उधर भी फ्रैक्शन ऐड करोगे और इस तरीके से सेम. आप खुद सोचो एक ही कंटेनर में मॉलिक्यूल है. ठीक है बेटा. डब्बा बंद. ठीक. मान लो 100 मॉलिक्यूल है. उसी को तुमने हीट किया. डब्बा अभी भी बंद. अभी भी उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? तो समझ में आया? तो अगर तुम कुछ हिस्सा को उठाओ फ्रैक्शंस को उठाओ और सारे फ्रैक्शंस को ऐड कर दो तो सारे फ्रैक्शंस होकर आपको क्या देंगे? एरिया रिमेन सेम. और ये कंसेप्ट यूज किया गया है 12 में. ये वाला कंसेप्ट ही यूज किया गया है क्लास 12 में.
एग्जैक्ट सेम फिगर है। ठीक है, अगले क्लास में दिखा देंगे, एग्जैक्ट सेम फिगर है। ठीक है, वेरिएशन क्लियर है टेम्परेचर के साथ। वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद टेम्परेचर। दूसरा लिखो, वेरिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विद मॉलिक्यूलर मास। ऑब्वियसली अज्यूमिंग temperature to be constant. What does this mean? What does this mean? This means we can compare two gases at keeping both of them at same temperature. तो सपोज दिस इज द फर्स्ट ग्राफ जैसे आप बना रहे हो, दूसरा वाला अभी भी वैसे ही बनता है। दिस इज फॉर heavier gas and this is for lighter gas। जो हल्का होगा उसका ग्राफ ये होगा। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, एग्जाम्पल O2। नोट कर लो। कंपेयर करो जल्दी से। कंपेयर यूएमपीएस एंड कंपेयर एफएमपीएस। और मैच करो आंसर सही आया कि नहीं। सोचने का तरीका, तुम्हारे पास एक भारी सामान है, तुम्हारे पास एक हल्का सामान है, दोनों को सेम धक्का दो, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? हल्के वाले की। यहां तक कुछ पूछना है आपको? सारा थ्योरी वाला पोर्शन है यार, याद करना है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो समझने वाला पोर्शन था वो मैंने आपको ग्राफ से समझाया क्या करना है।
राइट डाउन द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस लिखिए, जो लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में। राइट डाउन द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। Let us assume 1 mole of gases. Let us assume 1 mole of gas साइड में। Replace PV by RT। हो गया रिप्लेस। व्हाट वाज स्मॉल एन? इस फॉर्मूले का स्मॉल एन क्या हुआ करता था? पलट के देखो जल्दी से। इस फॉर्मूले का स्मॉल एन क्या हुआ करता था? पता चला, आप उसको नंबर ऑफ मोल्स ले लें। व्हाट इज दैट? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 1 मोल के गैस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? Na। डन। लास्ट, व्हाट वाज m? पूरे गैस का मास हुआ करता था कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास हुआ करता था? एक गैस पार्टिकल का मास, स्मॉल m। तो देखना जरा ध्यान से, अगर पूरे गैस का मास इज मॉलिक्यूलर मास, एक पार्टिकल का कैसे निकालोगे? 1 मोल में कितना गैस? m0। ठीक। 1 मोल में कितना पार्टिकल? Na पार्टिकल। तो एक पार्टिकल का मास विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, फिर से सुनो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितना मास? 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना मास? उसके मॉलिक्यूलर के बराबर एटम, ऑक्सीजन एटम 16। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स? Na एटम्स। तो मुझे एक एटम का वजन चाहिए, तो क्या करूंगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, सिखाया ना स्टोइचियोमेट्री में। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2।
बताओ, वर्क एनर्जी पावर में ये कैसा, किसका फॉर्मूला दिख रहा है? राइट साइड किसका फॉर्मूला दिख रहा है? कौन से टर्म का? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? यहां लिखना, यहां पर समथिंग लाइक हाफ एम वी स्क्वायर। तो ध्यान रहे, कितने मोल के लिए निकाला ये? 1 मोल के लिए। तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, रटना है। सो देयर फोर, अकॉर्डिंग टू केटीजी, kinetic energy of average kinetic energy of a gas is a function of what? प्रेशर है फॉर्मूले में? वॉल्यूम है फॉर्मूले में? नहीं। इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हो सकता है ये लाइन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, थ्योरी वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिस लाइन। स्टार लगा लेना। आरएमएस स्पीड वगैरह सब कोई कैलकुलेट करने दे चाहे नहीं दे, ये बिल्कुल आ सकता है। इतना है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो एक कष्ट वाली चीज हो गई हमारी खत्म। ठीक है। 2 कष्ट वाली चीजें और बची हुई हैं। ठीक है। जिनमें से एक हम आज ही स्टार्ट करेंगे। रियल गैस एनालिसिस। आइडियल गैस का 2 assumptions बताइए। व्हाट वाज आइडियल गैस? कब किसी गैस को हम आइडियल गैस बोलते थे? दो कंडीशन। व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? नो intermolecular forces of attraction between the particles of the gases। क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? अगर 2 पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो उसके ऊपर मिनिमम लगना ही लगना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। G m1m2/r²। बट इन एक्चुअल, नो सच पॉसिबिलिटीज। मतलब
there will be force of attraction. There will be force of attraction. B, volume occupied by gases is negligible as compared to volume of container. कुछ भी कंटेनर में रख दो, ऐसा होगा कभी? अगर आप कंटेनर में कुछ रख रहे हो, ऐसा होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? अरे, ये इसको सही करो यार. वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल is negligible as compared to volume of container. तो इसीलिए आप क्या मानते हो? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, आइडियल गैस में आप क्या मानते हो? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. पूरे कंटेनर में वो फैला हुआ होगा, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू. नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, कुछ तो होगा. Therefore, we can conclude that no gas is ideal. पढ़ते क्यों है? Then why we study this? क्यों दिमाग खराब कराया? So that analysis is easier. गैस को आइडियल मानकर सब कैलकुलेशन कर लो. तो आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने लिखा उधर, यहां पर हम क्या लिखते हैं? रियल गैस इक्वेशन. नाउ there are many such equations given by different scientists, but we read about given by this person, van der Waals gas equation.
Now see this. This N, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, मींस व्हाट? एक मोल का वॉल्यूम को हम क्या बुलाते हैं? मोलर वॉल्यूम। सिमिलरली इसको क्या लिखोगे? नाइन्टी नाइन परसेंट जनता को नहीं समझ में आता है ये सब इक्वेशन, ठीक है, इसलिए पढ़ाया भी नहीं जाता है। बट सिलेबस में है। एनसीईआरटी किताब में नहीं है, बट इट इज इन द सिलेबस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो सिलेबस में है। और क्या, सीधा बात। तो ये दो इक्वेशंस फॉर्म है आपके वैंडरवाल्स गैस इक्वेशन के, तो इसको रटना है, इसको मेमोराइज करना है। बाकी टर्म्स के नाम अपने आप में। A and B are characteristics of gases which are independent of temperature and depends only on nature of gas. और इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ना हो गया, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे मंडे में, इतना काफी है। तो होमवर्क के लिए मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का दिया हुआ है। ठीक है, और रेडॉक्स वाला जो डीटीएस है ना, वो मतलब ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम का डिस्कशन, और उसके बाद रेडॉक्स का।
जो ऑर्डर में चैप्टर है उसी ऑर्डर में डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि इसका डिस्कशन नहीं होगा, इसका भी होगा। ठीक है, तो ऑर्डर में चलेंगे। अभी केमिकल, अब जब होगा तो केमिकल बॉन्डिंग का होगा। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा कब डिस्कशन होगा। तो इसके आगे वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास, मोस्ट प्रोबब्ली ऑन मंडे, इसको खत्म करने का, छुट्टी के पहले। जा सकते हैं आप।